बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। इनपुट और आउटपुट याद रखिएगा किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि हम किसी भी प्रोग्राम को जब इनपुट देते हैं तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो उसके रिजल्ट्स हमें डिस्प्ले करता है। अब इसका मतलब है जब भी कोई प्रोग्राम हम लिख रहे होंगे तो हमारा ताल्लुक, हमारा वास्ता इनपुट करने से भी होगा और उसकी जो आउटपुट है उसको या तो डिस्प्ले करना होगा या किसी फाइल के अंदर स्टोर करना होगा। अब इनपुट हैंडलिंग या आउटपुट हैंडलिंग की बात करते हुए हम ये डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली इनपुट है क्या। तो हमें पता चलता है कि इनपुट वो डाटा प्रोवाइड करना है प्रोग्राम को जो कि रन टाइम पे हो और किसी आउटसोर्स डिवाइस से हो। आउटसोर्स का मतलब क्या है? यहां पर आप इनपुट दे सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड, आप इनपुट दे सकते हैं यूजिंग सम डॉक्यूमेंट या फाइल जो कि आपकी स्टोर हुई हो किसी हार्ड डिस्क के ऊपर या स्टोरेज मीडिया के ऊपर। और इसके बाद जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो कहते हैं वो डाटा जो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट्स जो आपको आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले हो रहे हो या आप उसे किसी स्टोरेज मीडिया के अंदर परमानेंटली स्टोर कर रहे हो तो वो आपकी क्या कहलाएगी? आउटपुट कहलाएगी। यहां से हमें पता चल गया कि हर प्रोग्राम का ताल्लुक इनपुट और आउटपुट से जरूर होगा, यानी कि उसके अंदर इनपुट भी हो रही होगी जिसकी बेस पर वो कोई ना कोई प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट्स भी दे रहा होगा और वो रिजल्ट्स बेसिकली क्या होंगे? आपके आउटपुट होंगे। अब यहां पे देखें, कहते हैं इनपुट और आउटपुट जो परफॉर्म होती है वो यूजिंग स्ट्रीम होती है। आप स्ट्रीम के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रीम क्या कहती है? स्ट्रीम कहती है दीज आर द सीक्वेंस ऑफ डाटा दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि हमने प्रोग्राम को जो इनपुट करनी है या जो प्रोग्राम से आउटपुट लेनी है वो किसी ना किसी फ्लो के जरिए आ रही होगी और वो जो फ्लो है वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका स्ट्रीम कहलाता है। यानी कि एक तरह से इनपुट डिवाइस का प्रोग्राम के साथ जो लिंक है, जो एसोसिएशन है, वो क्या कहलाती है? एक आपकी स्ट्रीम कहलाती है। और सेम इसी तरह प्रोग्राम का जो आउटपुट के साथ लिंक या एसोसिएशन है वो क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रीम कहलाती है। अब यहां पर हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं कि जो आपकी इनपुट डिवाइस के साथ लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है प्रोग्राम का, जो फ्लो कंट्रोल होना है, उसे आप इनपुट स्ट्रीम कहते हैं। और जो आपका प्रोग्राम से आउटपुट डिवाइस तक का जो फ्लो है उसे आप क्या कहते हैं? आउटपुट स्ट्रीम कहते हैं। यहां भी हमें क्लियर हो गया कि जितनी भी आपकी इनपुट होती है या जितनी भी आपकी आउटपुट होनी है वो सारी की सारी थ्रू इनपुट स्ट्रीम होनी है और आउटपुट स्ट्रीम होनी है। यानी कि आप डाटा दे रहे हैं तो थ्रू इनपुट स्ट्रीम देंगे और अगर आप कोई रिजल्ट्स रिट्रीव कर रहे हैं या व्यू कर रहे हैं तो वो थ्रू आउटपुट स्ट्रीम करेंगे। अब यहां पे हमें एक बात और क्लियर होती है कि आईओ जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए C++ आपको दो मेन स्टेटमेंट्स, दो मेन ऑपरेशन, दो मेन फंक्शंस बता रहा होता है। अब वो कौन कौन से हैं? कहते हैं Cin एंड Cout। Cin, इन का वर्ड इनपुट के लिए और Cout, आउट का वर्ड आउटपुट के लिए। यानी कि Cin की स्टेटमेंट आपकी इनपुट के लिए इस्तेमाल हो रही होगी जबकि Cout की स्टेटमेंट आपकी किसके लिए इस्तेमाल हो रही होगी? आउटपुट के लिए। और कहते हैं ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस फाइल से बिलोंग कर रही होती हैं? iostream.h। यानी कि इनकी जितने भी वर्किंग है, इनकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहां पड़ी हुई है? iostream.h के लिए। और जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर इन दो फंक्शंस को यूज करें या इन दोनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? टॉप ऑफ द प्रोग्राम यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हमें अपने फाइल के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर इन्हें
इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अदरवाइज हम अगर सी इन और सी आउट इस्तेमाल कर लें तो हमें क्या देगा, एरर देगा। और वो एरर क्या होगा कि जी प्रोटोटाइप मिसिंग, यानी कि ये जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं ये हमें नहीं पता कि क्या काम करती हैं। लिहाजा जब आप iostream.h को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी वर्किंग भी होगी और ये आपसे इनपुट भी लेंगे और आउटपुट भी डिस्प्ले करेंगे। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ ये दो फंक्शन ही नहीं है, यहाँ ये दो स्टेटमेंट ही नहीं है जो कि आपको इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, बल्कि इसके अलावा समटाइम गेट चे, देन पुट एस, ये सारे भी वो फंक्शंस हैं जो कि इनपुट या आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी फंक्शंस के हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करते हैं और सबसे पहले हम आउटपुट के हवाले से डिस्कशन करते हैं सी आउट स्टेटमेंट के हवाले से। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप बात करते हैं सी आउट स्टेटमेंट्स के हवाले से। सी आउट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, कहता है यूज टू आउटपुट और डिस्प्ले टेक्स्ट और वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। अब यहां पे ये देखिएगा, इसने दो चीजों के हवाले से बात की है। एक बात की है टेक्स्ट के हवाले से और दूसरी बात की है आपकी वैल्यूज के हवाले से। टेक्स्ट का क्या मतलब है, टेक्स्ट का मतलब यह है कि कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और वैल्यूज की जब बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, वैल्यूज का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं, बल्कि वैल्यू तो हम हमेशा कहाँ पे स्टोर करते थे, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब है जब भी हमने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होगा तो हम वैल्यू नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसका वेरिएबल नेम, ताकि वो वैल्यू आपको डिस्प्ले हो सके। अब इसके सिंटैक्स की तरफ आते हैं, लेकिन सिंटैक्स पे जाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी फंक्शन हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे ये कौन सी फाइल से बिलोंग करेगा, iostream.h से। अब यहां पे देखते हैं इसके सिंटैक्स के हवाले से। सिंटैक्स में सबसे पहले आपको क्या वर्ड नजर आ रहा है, सी आउट। हम बात कर चुके हैं कि सी आउट इज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स के बारे में जब डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था कि ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जो कि बिल्ट इन है, जो कि प्रोग्रामर ने पहले से, यानी कि वो प्रोग्रामर जो कि डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज है उसने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हम इसका पर्पस चेंज नहीं कर सकते, हम इसके पर्पस को भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि सी आउट यहां पर तो बेसिकली क्या करती है, आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम इसके पर्पस को तब्दील कर सकते हैं। यानी कि प्रोग्राम अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं सी आउट को एज अ वेरिएबल नेम भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन फिर क्या होगा, अगर मैंने एक दफा सी आउट को वेरिएबल बना लिया तो फिर कभी भी उसको आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पर सेम प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, यूज नहीं कर सकता। अब जरा यहां पे देखते हैं सी आउट के बारे में क्या कहा है, इट्स अ स्टैंडर्ड। देन आपके पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं। कौन से, लेस देन के दोनों ऑपरेटर हैं। याद रखिएगा ये जो लेस देन ऑपरेटर्स हैं इनको हम स्ट्रीम ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और ओरिजिनली अगर यहां पर सी आउट की स्टेटमेंट बेस की बात की जाए तो दीज आर द इंसर्शन ऑपरेटर्स, दीज आर द इंसर्शन, यानी कि ये इंसर्ट करवाते हैं। देन आपके पास आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, पहली चीज है आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशंस। यानी कि आपने जो भी राइट करना है एज इट इज डबल कोट्स के अंदर लिख दें, वो एज इट इज आपको क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। और दूसरी चीज क्या है, वेरिएबल। यहां पर हम पहले बात कर चुके हैं कि वेरिएबल लिखने का मतलब क्या है कि आप वहां पर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे होंगे। वेरिएबल डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब जरा देख लेते हैं अलग अलग इनके। सी आउट बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नजर आता है, सी फॉर कंसोल, आउट फॉर आउटपुट, यानी कि आउटपुट ऑन कंसोल। याद रखिएगा जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जब रन करते हैं तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही होती है। वो ब्लैक स्क्रीन बेसिकली क्या होती है, आपकी कंसोल कहलाती है। और आपको आउटपुट या इनपुट हमेशा कहां से की जा रही होती है, उस कंसोल से की जा रही है।
लिहाजा इसका मतलब यह है कि हमने जो भी आउटपुट देनी है वो कहां पे हो रही होगी, कंसोल आउटपुट हो रही होगी। इसीलिए सी आउट के बारे में क्या कहा जा रहा है, इट्स अ कंसोल आउटपुट कमांड, यानी कि आउटपुट कंसोल स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी और ये उसके लिए कमांड यूज की जा रही है। दूसरा, लेस देन ऑपरेटर्स हैं ये, इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये क्या करते हैं, मैंने पहले बात की है कि जी आपकी आउटपुट कहां पे होगी, कंसोल पे। कौन इंसर्ट करवाएगा, दीज इंसर्शन ऑपरेटर्स। ये इंसर्शन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जिनका पर्पस क्या है, ये कंसोल आउटपुट की तरफ आपको क्या करवा रहे होते हैं, स्ट्रिंग या वेरिएबल को भेज रहे होते हैं। जरा इसको जरा गौर से देखिए, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग आपको कहां पे इंसर्ट करवा रही है, तो नजर आएगा इसका जो एंगल है, जो इसका डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, सी आउट की तरफ, यानी कि कंसोल पे आउटपुट करेगा स्ट्रिंग को या फिर वेरिएबल। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने पहले बात की है कि इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं और स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये कौन से ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर। लेकिन स्ट्रीम ऑपरेटर भी कहें तो कोई इश्यू नहीं है। स्ट्रीम ऑपरेटर में हम जब इनपुट और आउटपुट दोनों के ऑपरेटर देख रहे होते हैं तो उनको मिलाकर स्ट्रीम ऑपरेटर कह रहे होते हैं, लेकिन अलग-अलग बात करें तो दीज आर इंसर्शन ऑपरेटर। अब बात करते हैं स्ट्रिंग या वेरिएबल की। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि स्ट्रिंग क्या है, वो डेटा, वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिसको आप एज इट इज ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो आप कहां पे लिखेंगे, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन इन डबल कोटेशन मार्क। और उसके बाद वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या है, कहते हैं वेरिएबल्स बेसिकली क्या करते हैं, वेरिएबल का काम यह है कि वो वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, वो इटसेल्फ डिस्प्ले नहीं होते, और ये कभी भी विद इन डबल कोटेशन मार्क नहीं दिए जा रहे होते, ये हमेशा कहां दिए जा रहे होते हैं, आउटसाइड द डबल कोटेशन मार्क। अब जरा यहां पर एक चीज देखना बहुत जरूरी है, वो क्या है, कहते हैं कि जी समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपका सी आउट के अंदर स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को हमने डिस्प्ले करवाना हो, यानी कि स्ट्रिंग भी आए और उसके साथ साथ वेरिएबल की वैल्यू भी। तो कहता है कि जब एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करें तो उससे पहले इंसर्शन ऑपरेटर का होना जरूरी है। फिर अगर उसी स्टेटमेंट के अंदर एक और वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल को लिखने से पहले अगेन इंसर्शन ऑपरेटर लिखेंगे। इसका मतलब है कि जितनी दफा स्ट्रिंग या फिर वेरिएबल को रिपीट करना चाह रहे हैं उन सब से पहले इंसर्शन ऑपरेटर का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंसर्शन ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एरर देगा आपको, और ये एरर आपका सिंटैक्स एरर होगा, यानी कि कंपाइलर इसको डिटेक्ट कर सकता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको सिंटैक्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके थोड़े से प्रोग्राम देखते हैं और इसको जरा रन करके देखेंगे कि इनकी आउटपुट कैसे आती है और ये वर्किंग किस तरह कर रहे होते हैं। चले चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इनके एग्जाम्पल प्रोग्राम्स। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि सी आउट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वो वर्किंग कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले अगर प्रोग्राम 1 को देखें तो प्रोग्राम 1 के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन अगर बताऊं तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट यानी कि आई लव पाकिस्तान को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करेगा। लेकिन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करने से पहले और बाद में क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, वो भी थोड़ी सी देखते हैं। कहते हैं हमेशा हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। हैश टैग इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट iostream.h एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट conio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज, देन void main, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं मेन फंक्शन आपका सेकंड पार्ट होता है और ये कंपलसरी पार्ट होता है। अगर आप मेन फंक्शन को इंक्लूड नहीं करते अपने प्रोग्राम के अंदर तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल तो होगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए ये जरूरी है। अब जैसे यहां पर उसकी बॉडी में आते हैं तो आपको पहली स्टेटमेंट कौन सी मिलती है, सी आउट। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जी सी आउट वो स्टेटमेंट है जो कि कंसोल आउटपुट कमांड है,
जो कि स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्ले करती है। और वो कुछ ना कुछ क्या था, हमने कहा था या तो वो टेक्स्ट को डिस्प्ले करती है या फिर वैल्यू को डिस्प्ले करती है। यहां पे अगर हम देखें तो हमें नजर आता है कि जी डबल कोट्स के अंदर सिर्फ लिखा हुआ क्या है, आई लव पाकिस्तान। इसका मतलब है टेक्स्ट है यहां पर सिर्फ, और एंड पर क्या किया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पे यूज हो रहा है लिहाजा यहां पर सेमीकोलन प्लेस किया गया है। अब जब ये आउटपुट कमांड एग्जीक्यूट होगी तो हमेशा मेन से एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब है यहां पर आउटपुट कमांड पहली कमांड है, ये जब एग्जीक्यूट होगी तो आई लव पाकिस्तान को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। और गेट ch याद रखिएगा, ये हम मोस्टली उन कंपाइलर्स में इस्तेमाल करते हैं जो कि टर्बो के कंपाइलर हैं। और टर्बो के कंपाइलर में ये होता है कि वो आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद ब्लिंक कर जाता है और वो आउटपुट नहीं रखता। लिहाजा हम फॉर द टाइम बिंग गेट ch को इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन को होल्ड करवाने के लिए, क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है और ये उस वक्त तक स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि आप कुछ इनपुट नहीं करते। ठीक है, और लास्ट में आपकी कर्ली ब्रेसेस क्या है, क्लोज हो रही है। अब यहां पर याद रखिएगा हमेशा वर्किंग कहां से स्टार्ट होगी, हमेशा आपकी वर्किंग स्टार्ट होगी मेन फंक्शन। यानी कि जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन पे आए, जैसे ही बॉडी में आए पहली स्टेटमेंट उसे क्या मिली, सी आउट। अब सी आउट जैसे ही मिली इसका मतलब है आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है, यानी कि इंसर्ट करवाना है। किसको, आई लव पाकिस्तान को इंसर्ट करवाना है कहां पे, कंसोल आउटपुट स्क्रीन पर। लिहाजा वो क्या करेगा, आई लव पाकिस्तान को इंसर्ट करवा देगा सी आउट। ये साथ ही आप आउटपुट स्क्रीन देख रहे हैं जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन है, व्हाइट कलर में लिखा हुआ है, एज इट इज वही लिखा हुआ नजर आ रहा है जो कि आई लव पाकिस्तान है। ठीक है, आई लव पाकिस्तान के बाद देखें आपको एक कर्सर जो सा ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है। ये कर्सर बेसिकली किस चीज के लिए है, ये गेट ch का है। गेट ch बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है। ये उस वक्त तक आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक कि आप कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं कर देते। अब थोड़ा सा लिंक करते हैं, यहां पर हमने दो फाइल्स को इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम के अंदर। वो बेसिकली क्या है, वो कहता है कि सी आउट का हमने कहा था कि लिंक करता है किस फाइल से, iostream.h के साथ। यानी कि सी आउट को अगर हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम ये करेंगे कि अपने प्रोग्राम के अंदर iostream.h को लाजमी इंक्लूड करवाएंगे। सेम इसका मतलब है दूसरी फाइल भी इस्तेमाल की है, इसका भी कोई ना कोई फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। conio.h बेसिकली किस फंक्शन को होल्ड करता है, गेट ch को। लिहाजा अगर मैं डेव C++ के कंपाइलर पे काम कर रहा हूं तो मुझे शायद जो सा conio.h की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उनकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली जब डिस्प्ले होती है तो वो रुक जाती है, पॉज करती है जब तक कि आप खुद उस स्क्रीन को क्लोज नहीं करते। लिहाजा वहां पर हमें गेट ch की जरूरत नहीं होगी, तो लिहाजा हम अपने फाइल के अंदर या प्रोग्राम के अंदर conio.h को इंक्लूड नहीं करेंगे। लिहाजा यहां से हमें पता चलता है कि सी आउट किससे बिलोंग कर रहा है, iostream.h से। लिहाजा सी आउट को इस्तेमाल करने के लिए iostream.h को इंक्लूड करना जरूरी है। और गेट ch जो है वो conio.h से बिलोंग कर रहा है, और अगर गेट ch को इस्तेमाल करना है तो conio.h को इंक्लूड करना जरूरी है। समटाइम ऐसा होता है कि आप क्या करते हैं, ऊपर फाइल्स को इंक्लूड करवा लेते हैं लेकिन नीचे फंक्शन नहीं आप यूज करते, तो याद रखिएगा उस केस में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। एरर सिर्फ एक सूरत में आएगा, और वो एक सूरत क्या है कि आपने विद इन अ प्रोग्राम यानी कि मेन फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन तो यूज कर लिया है लेकिन उसकी हेडर फाइल ऊपर इंक्लूड नहीं करवाई, तो फिर आपको एरर देगा। लिहाजा यहां से ये हमें कंफर्म हो गया कि ये जो सी आउट की सिंगल स्ट्रिंग है ये एज इट इज आपको डिस्प्ले हो जाएगी ऑन स्क्रीन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा है, ये पहले हम इस बारे में डिस्कस करने कहते हैं। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाता है, इनिशियलाइज करता है उसे वैल्यू से, और फिर वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले करता है और उसके साथ एक टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करता है। अगेन हैश इंक्लूड iostream.h इसलिए कि हमने सी आउट को यूज करना है, हैश इंक्लूड conio.h इसलिए कि हम गेट ch को अपने फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे होंगे, void main इसलिए कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन void main से स्टार्ट होती है। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मार्क्स,
उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और डिक्लेयर करने के साथ ही हमने उसे क्या किया है, एक वैल्यू असाइन कर दी है। इट मींस ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कर रही है। मार्क्स जो आपका एक वेरिएबल है उसे 45 के असाइन कर रही है। अब उसके फौरन बाद आप देखें सी आउट की स्टेटमेंट आ गई है। सी आउट की स्टेटमेंट के बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाए हैं। इंसर्शन ऑपरेटर के बाद डबल कोट स्टार्ट करके टोटल मार्क्स इक्वल और डबल कोट्स क्लोज कर दिए, यानी कि यहां पर आपकी स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। अब क्योंकि मैंने मार्क्स लिखना था, इट्स अ वेरिएबल, तो मैंने क्या किया, दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाए और फिर मार्क्स लिखा है। इसका मतलब है जब आपकी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, टोटल मार्क्स को इंसर्ट करवाएगा और फिर दूसरा क्या करेगा, मार्क्स की वैल्यू को इंसर्ट करवाएगा। यानी कि ये आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है एज इट इज टोटल मार्क्स इक्वल 45। 45 क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर मार्क्स की वैल्यू क्या दी है, 45। अगर इस वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, 100 कर दूं, तो आपको वहां पे क्या लिखा हुआ नजर आएगा, 100। आपको 95 कर दूं तो क्या लिखा हुआ नजर आएगा, 95। और ये प्रोग्राम ऑब्वियसली याद रखिएगा मेन से स्टार्ट होकर 1 बाय 1 जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हुए आगे फर्दर प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट होता जाता है। और कहां तक एग्जीक्यूट होता है, कहता है जब तक के मेन की लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, ये उसे एग्जीक्यूट करता हुआ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पहले बता चुका हूं कि अगर हम फंक्शन को इंक्लूड करें और ऊपर हेडर फाइल को इंक्लूड ना करें तो याद रखिएगा सिंटैक्स एरर आएगा। और सिंटैक्स एरर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर सी आउट यूज किया है, iostream.h नहीं यूज की, तो वो कहेगा सी आउट प्रोटोटाइप मिसिंग। या अगर गेट सी एच मैंने इस्तेमाल किया और ऊपर इंक्लूड में conio.h को इंक्लूड नहीं किया, तो फिर क्या एरर देगा, गेट सी एच प्रोटोटाइप मिसिंग, गेट सी एच फंक्शन प्रोटोटाइप मिसिंग। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।